हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। तो बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमको बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ने की, है ना। तो आइए थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं कि बायो-सेवर्ट की नीड क्यों है, क्यों हमारे चैप्टर में ये है। तो बायो-सेवर्ट की जहाँ तक बात आती है, तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है जिनमें हमने लॉरेंज फोर्स को पढ़ा है, तो लॉरेंज फोर्स के केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है इसके बारे में कोई भी बात नहीं की। मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। पर यहाँ पे ये समझना है कि अगर कहीं पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी, है ना। अब इसकी ज़रूरत क्यों आई, तो बात शुरू की है जब किन्होंने बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था। ऑरस्टेड ने कहा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको। तो मान लेते हैं ये करंट है हमारा आई, तो इसके आसपास एक ऐसे सर्कुलर पाथ बनेगा जिसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो हम निकालते थे राइट हैंड थंब रूल से। उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ पर अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ पर बाहर की तरफ आ रही है। अंदर की तरफ के लिए हम लोग क्रॉस यूज़ करा करते हैं। तो ये तो था कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड आसपास में एग्जिस्ट करती है, पर अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करा जाए, तो इसके लिए बायो-सेवर्ट ने अपना लॉ दिया। जैसे कि कूलम्स लॉ में कूलम ने बताया था कि दो चार्जेस कितने से एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, जिसके लिए आपने पढ़ा था Q1 Q2/r²। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता लॉ हमारा यहाँ पर भी है, पर उसका नाम क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। तो इससे पहले कि आज के टॉपिक को हम शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब ये बायो और सेवर्ट दो लोगों का नाम है ना, या हो सकता है एक ही लोग हों। खैर, बायो-सेवर्ट लॉ है, तो ये जिन्होंने इसको ढूंढा था उसके नाम पे इनको ऑनर देने के लिए ये लॉ का नाम रखा गया। आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, कैसे नाम रखा जाता है किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे, है ना। तो बात करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ ने बहुत ही सिंपल सी बात करी थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया था, जो कंडक्टर कैसा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग था। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग की तरफ लिए जा रहा है। इसमें करंट फ्लो करवाया उन्होंने, जिसको कहा आई, जिसमें करंट कितना था, आई। यहाँ पर उन्होंने एक एलिमेंटल पार्ट लिया। क्या लिया, एलिमेंटल पार्ट का मतलब बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। तो जब एलिमेंटल पार्ट उन्होंने लिया, से यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा उन्होंने लिया, इस टुकड़े में करंट इस डायरेक्शन में था और यहाँ पे इन्होंने उसका नाम दिया आइडियल वेक्टर। क्योंकि ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है dl। कितना, dl। इसी को एलिमेंटल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंटल पार्ट, एलिमेंटल पार्ट, ठीक है। अब ये जो छोटा सा लेंथ है आइडियल, जिसमें करंट आई है और लेंथ बहुत ही छोटी सी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अब कहाँ पे निकालनी है ये भी बात आती है। तो उन्होंने एक पॉइंट ले लिया, से यहाँ से उन्होंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में उन्होंने नाम दे दिया आर वेक्टर। ये पॉइंट उन्होंने P कह दिया, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी बहुत ही छोटे से एलिमेंट की वजह से बहुत ही छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड B। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, तो हम यहाँ पर क्रॉस बना दे रहे हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर जा रही है, इनटू द बोर्ड जा रही है। जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो इनटू द पेज जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। खैर, ये एक एंगल बनेगा जिसको कहा गया थीटा। अब यही एंगल क्यों लिया गया, तो ध्यान से देखिए। इस तरफ जो डायरेक्शन है ये एरो, ये किसका है, आइडियल वेक्टर का है, और इस तरफ जो डायरेक्शन वो किसका है, आर वेक्टर का है। इस दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार इन्होंने कहा कि ये जो डीबी वेक्टर है, बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट और आइडियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। पर ये जो है ये एक स्टेटमेंट है, क्या है ये? स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, इसको सही तरीके से करने के लिए हमको वेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एनालिसिस। जब आप वेक्टर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर साइन थीटा भी आपको दिखाई देगा, है ना? तो वो कैसे आएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आइए बात करते हैं, समझते हैं कि ये रिलेशन कैसे आएगा। तो इसके लिए हम वेक्टर को ही उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, यहाँ पर ये जो डीबी वेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के, ओके? और साथ में यहाँ पर आर का क्यूब। जाहिर सी बात है ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। अब आप क्या करोगे? जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके? और ये हमारा हो गया आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये जो है इसको क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 के पावर -7। साथ में अगर यूनिट निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से निकाला जाए तो टेस्ला, और पर मीटर, टेस्ला मीटर से 1 से कट जाएगा, 1 और 2 कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमारी यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट निकल के आती है, ठीक है? ये एसआई यूनिट हो गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दें तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया हमारा आई डी एल आर, साथ में साइन थीटा जो वो थीटा है, और अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है, तो ये फर्दर लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब ये जो हमारा बना, ये क्या बना? मैग्नीट्यूड बना। क्या बना? मैग्नीट्यूड। तो देखिए कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। बोर्ड में पूछता है कि बायो-सेवर्ट लॉ को लिखिए वेक्टर फॉर्म में, तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है? तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बायो-सेवर्ट लॉ का जो हमारा स्टेटमेंट निकल के आता है वो निकल के आता है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये किस में है? तो ये है वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अगर हम स्केलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब आपको सोचना है कि डायरेक्शन कैसा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड के लिए है, मैग्नीट्यूड के लिए है। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज डिटरमाइंड बाई आर एच टी आर। आर एच टी आर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि घुमा फिरा के यही आता है आर एच टी आर। तो आर एच टी आर कैसे आप यूज़ करोगे? तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये आईडियल क्रॉस आर का मामला है। तो आईडियल की तरफ आपको फिंगर्स को करना है, क्रॉस आर की तरफ लेके जाना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में हमारे यहाँ पर आइडियल था, ठीक है, और यहाँ पर कहीं आर वेक्टर था पी पॉइंट पे, है ना,
और ये इनके बीच का एंगल थीटा था अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, आइडियल की तरफ हाथ को किया और घुमा के किधर लाया, आर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ बता रहा है। तो हमने उसके पहले भी तो निकाला था आर एच टी आर से, है ना, तो क्रॉस आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर होगा डीबी, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस यानी अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो आप ऐसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी सी बातें और हम करेंगे, हम बात करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बारे में, जो था 10 के पावर -7। तो म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू इतनी होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, है ना, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए टेस्ला का हमको रखना पड़ेगा, मीटर और एम्पियर का रखना पड़ेगा। तो आइए म्यू नॉट का निकालते हैं। टेस्ला का क्या होता था, याद करिए, बी इज इक्वल टू क्या होता था, पहले तो एफ इज इक्वल टू होता था क्यू वी बी, तो बी इज इक्वल टू हो जाता है एफ बाई क्यू वी, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई क्यू का 80 होता था और वी का एल टी के पावर -1। एल से एल कैंसिल हो जाता था, ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, ये आता था। तो मैग्नेटिक फील्ड का रख दीजिए, टेस्ला के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रखेंगे, तो ये हो जाएगा एम टी के पावर -2 ए के पावर -1। मीटर के लिए हम लिखेंगे L और एम्पियर के लिए लिखेंगे -1। जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो यह आ जाएगा m L के पावर 1 है तो 1, ये दोनों मिला के हो जाएंगे a के पावर -2 t के पावर -2। तो ये हमारा आता है किसका डायमेंशनल फार्मूला, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है म्यू नॉट का, है ना। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। खैर यहाँ तक आप नोट करिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी और अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमको यहाँ पे मिलती हैं, है ना। तो अब जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कंपैरिजन विथ कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ से अगर हम कंपेयर करें तो बायो सेवर्ट लॉ में क्या खास बात है जो कूलम्स लॉ में हुआ करता था, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं ना। चलिए आइए, तो कंपैरिजन विथ कूलम्स लॉ, कंपैरिजन विथ कूलम्स लॉ। तो आइए पहला कंपैरिजन करते हैं कूलम्स लॉ से। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, बोथ हैव लॉन्ग रेंज, दोनों के पास जो रेंज होता है वो बड़ा होता है, दोनों का रेंज बड़ा होता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी बात सही है। अच्छा, तीसरा, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है, ध्यान रहे, है ना। अच्छा, और तो और क्या है, बोथ आर वेक्टर्स, बढ़िया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ की कहानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आता है, ये जो ये है किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्केलर सोर्स की वजह से है, स्केलर सोर्स, ये स्केलर सोर्स की वजह से है। वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स की वजह से है। वेक्टर सोर्स बोले तो आइडियल वेक्टर की वजह से है ना। ये देखो यहाँ पे चेंज आ गया। फिर पांचवा है ना, डायरेक्शन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज Q है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये पॉजिटिव होगा तो इस तरफ, अगर Q नेगेटिव होगा तो P पॉइंट पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देता है कि नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, किसकी बात करें,
मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये आर है, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रॉस में आपको दिखाई देता है ना। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये उसी प्लेन में है इसका, या तो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जिस लाइन पे रखा हुआ है चार्ज, उसी के अलॉन्ग लगेगा हमेशा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है जिस प्लेन में वायर और पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। और देखिए भाई 6th पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, नो एंगल डिपेंडेंसी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल डिपेंडेंसी नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये डिपेंड करता है साइन थीटा पर, है ना। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ का है और ये कूलम्ब्स लॉ का है। तो ये सारे इतने सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ थे, जब कभी भी पूछा जाए तो आप इनमें से आसानी से नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं, है ना। तो फटाफट इनको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक रिलेशन है दोनों के बीच में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया था, इसीलिए मैंने इसको रफ किया, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं अब आगे। तो अब है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और इसी को मैं लिख सकता हूँ। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। ऐसे 4 पाई वापस से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है ना, कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7, बहुत अच्छे। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 के पावर 9 होती है ना। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 होती थी, याद करिएगा इसको आप। अच्छा सर, समझ में तो आया। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट उसके बराबर से, देखिए जब इसको आप नीचे लेके आएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 के पावर 9, ये नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 के पावर 16 हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10 के पावर 8 का स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू होती है, सी की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम क्या सकते हैं, सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। ये हमारी कहानी है इन दोनों के बीच के रिलेशन का, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।